वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं वन हमारी जीवन रेखा। चैप्टर नंबर 12 है ये, क्लास 7th एनसीईआरटी। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों के शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े हैं। इसलिए उन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः यानी कि सुबह, बच्चे चाकू, हैंडलेंस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप एक वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। चित्र 12.1 यानी कि ये सार 12.1 वन का एक दृश्य। विभिन्न वृक्षों के शिखर ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण
समान रूप से हरा भर नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था, ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहा चहचहाट चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतना देते हैं। टीबू ने यह बताया कि सूकर, वराह या सुअर, गौर यानी कि बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। चित्र 12.2 यानी कि ये वाला चित्र। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। चित्र 12.3 यानी कि ये वाला, वन एक आवास, ये रहे। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जिस भूमि पर बच्चे खेल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। चित्र 12.4। ये जमीन जो है ये ऊबड़ खाबड़ है। ये देखो, ये और ये। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। क्रियाकलाप 12.1। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्रियों से बनाई गई हैं जिन्हें वन से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में कास्ट से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज़, माचिस की तिल्लियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप, जड़ी बूटी
भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। चित्र 12.5। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। चित्र 12.6। ये तने से ऊपर उठे हुए। प्रोफेसर अहमद ने ऊपर की ओर देखकर नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि वितान यानी कि कैनोपी कहलाता है। चित्र 12.7। पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़ें। गोंद बबूल से मिलता है, लकड़ी शीशम से मिलती है, औषधि नीम से, ये बबूल से गोंद प्राप्त होता है, शीशम से लकड़ी, नीम से औषधि दवाई, चंदन से तेल। क्रियाकलाप 12.2 व अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी कि साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयां, क्षैतिज परतें बनी होती हैं। उन्हें अधोतल कहते हैं। चित्र 12.7। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे।
उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही छैमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। चित्र 12.8 ये वन भूमि की सतह। कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की तरह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और छैमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई छैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्र कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या छैमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी के ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास कीट को खाता है, कीट को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सर्प खाते हैं, सर्प उकाब यानी कि गरुड़ खा लेता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें छैमान पत्तियों पर उन्हें मशरूम दिए। उन्हें छैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। नन्हे कीटों, मिलीपीडों, सहस्त्रपादों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और
सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाते हैं। जो अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे ह्यूमस कहते हैं। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? पादपों और जंतुओं की मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत भूमियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। चित्र 12.9 यानी कि ये वन में पादप, मृदा और अपघटकों का पारस्परिक संबंध। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। चित्र 12.10 इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझों ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरण का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर पानी पी रहा है। कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। चित्र 12.11 यानी कि ये वाला, ये वन में हिरण।
पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। झरने कुछ ही पल में सभी हिरन झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। टीवो ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीद के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पदचिह्न के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे और अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। जंतुओं का छैमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझों ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक आवास प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्मों वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। पहेली को याद आया कि उसने अपने विद्यालय की पार्श्व दीवार पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था। चित्र 12.12। क्या आप यह समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वह वहाँ कैसे उग गया? ये रहा चित्र 12.12। दीवार पर उगा एक पौधा। विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंद वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी,
वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की ओर झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। चित्र 12.13। ये रहा चित्र 12.13। वर्षा की बूंद वृक्षों से धीमे धीमे टकराती और भूमि पर अस्रावित हो जाती हैं। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। वृक्षो मन ही मन में सोच रहा था बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाली और सड़कें भूमि से भर गई होती। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हों तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यह ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी को बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि यह समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को
संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणाम को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वन के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? प्रमुख शब्द क्या क्या हैं इसमें? वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा पर्दन, अधोतल, वनापरोपण। आपने क्या सीखा? वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु चक्र, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता नियमित करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षण में यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो ये था वन हमारी जीवन रेखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।